हे गाइस, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम योर टीचर रवि मिश्रा। और आज हम लोग एक नए सीरीज को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे कैलकुलस का ही पार्ट है। उस बेसिक सीरीज का नाम होगा इंटीग्रल्स। सबसे पहले हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एनसीईआरटी से तो रिलेट करेगा ही करेगा, प्लस जितने भी हमारे इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं एंट्रेंस के, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज को स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसकी कुछ वीडियोस अभी और बची हुई हैं, कुछ टॉपिक्स अभी और बचे हैं, उन्हें मैं आने वाली वीडियोस में ज़रूर डाल दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही मैथ्स की वीडियो को हमेशा डालता रहता हूँ जो हमारे क्लास 12th के बोर्ड को लेकर के और जितने भी आईआईटी जेईई जैसे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो मैथ्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये चैनल ही इसका सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन पार्ट को। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, किस तरीके से किसी इंटीग्रल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये बात समझनी होगी कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल आज के टॉपिक में सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन को समझना होगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स कि इट इज आल्सो कॉल्ड द एंटी डेरिवेशन। दैट मीन्स कि एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंटी डिफरेंशिएशन या फिर एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डिफरेंशिएशन या फिर इसे हम लोग डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको अभी एग्जांपल लेकर के इस बात को समझाऊंगा। फिलहाल में कुछ बेसिक बातों को जानना बहुत जरूरी है। आइए वो देखते हैं कि बेसिक बात है क्या। जैसे अगर मैं कहूं कि एक फंक्शन है y और उसे आपने डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स किया, यानी कि y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया गया और हमें यहां से मिल गया आंसर में hx, मतलब एक फंक्शन मिला जो hx है। ठीक है, तो उस केस में अगर ये d बाई डी एक्स इस साइड ट्रांसफर होगा, अगर ये d बाई डी एक्स इस साइड ट्रांसफर होगा राइट हैंड साइड, तो यही पार्ट जो है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि आप hx को इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बात ध्यान रखिएगा। इस इंटीग्रेशन को आप कैसे पढ़ोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ hx विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ hx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आई होप आप इसको पढ़ना सीख गए होंगे। अब ये जो साइन आप देख रहे हो ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेट जो है कर रहा है। ठीक है, तो यहां से एक ऑब्जर्व करने वाली बात ये हुई कि जिस चीज का मैंने डिफरेंशिएशन किया था और हमें hx आंसर में मिल रहा था, उस आंसर को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें फिर से फंक्शन y मिल जाएगा। ये बात आप समझ लोगे, इसीलिए इसे एंटी डिफरेंशिएशन किया कहा जाता है। अब इसके कुछ पार्ट है जिसका हमें नाम जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये तो हम समझ गए कि इंटीग्रेशन ऑफ hx विथ रिस्पेक्ट टू x है, इस पूरे को हम पढ़ेंगे। और ये इंटीग्रेशन की साइन है जो आप ये ऐसे देख सकते हो कर्व में, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो hx है, hx वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड। hx वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? इंटीग्रैंड। x यहाँ पे है वो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। x को हम क्या करते हैं? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और दूसरी चीज आप देख सकते हो जो dx है वो ये बता रहा है कि मैं hx को इंटीग्रेट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और y तो हमें पता है कि जो है फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक इसकी जान ली कि क्या इसका नेमिंग होता है। अब हम लोग ऑन द बिहाफ ऑफ वैल्यूज कि वैल्यू के आउटकम के हिसाब से किस तरीके से इंटीग्रेशन को डिवाइड करते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ वैल्यू दो टाइप के जो है इंटीग्रल्स होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स and second one is definite integrals।
आज के क्लास में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के कुछ पार्ट को पढ़ेंगे और इंडेफिनिट इंटीग्रल थोड़ा सा लॉन्ग पार्ट है, उसको करने के बाद ही हम लोग डेफिनिट की तरफ अप्रोच करेंगे। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल आखिर में होता क्यों है, इसकी बात हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझाने के लिए कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लूंगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। आप अगर इसे डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिल जाएगा cos x। ऑब्वियस सी बात है, ये पार्ट जो मैं बता रहा हूँ ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है और मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है या जो मेरी कैलकुलस की प्लेलिस्ट है उससे नहीं देखी है तो वो आई बटन पे क्लिक करके उस पार्ट या उस प्लेलिस्ट में किसी भी पार्ट को देख सकता है। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जिससे आप आसानी से वहां तक रीच कर सकते हैं। तो आगे हम यहाँ बात करते हैं कि जब ये डिफरेंशिएशन हुआ तो cos x आपको मिल गया। अब यही dy dx अगर ये मैं ट्रांसफर कर दूं राइट हैंड साइड जिधर cos x है तो y इज इक्वल टू वी कैन गेट cos x dx। दैट मीन्स कि cos x dx को आप अगर इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा y। दैट मीन्स कि फिर से आप वही फंक्शन पा गए, इसीलिए से हम लोग एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। अगर इसके एक्चुअल आंसर की बात करें कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा तो आपको मिलेगा sin x प्लस सी। अब ये जो पार्ट सी होता है इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैं शॉर्ट में INT लिख दे रहा हूं इंटीग्रेशन को, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो sin x प्लस सी, यहाँ पे सी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ऑब्जर्व आप ये कीजिए कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि y इज इक्वल टू ओनली यहाँ पे sin x था, किसी टाइप का कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, बट हमें फंक्शन में एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है। आखिर में ये क्यों मिलता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ कि sin x प्लस यहाँ पे 0 है, लेकिन फिर जरूरी तो ये है नहीं कि c हमेशा 0 ही हो, कांस्टेंट ही हो। तो इसके लिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड ही क्यों करते हैं ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन। आइए उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। जैसे मैंने कहा चलो sin x प्लस 2 मैंने ले लिया, अब की बार जो फंक्शन है वो सिर्फ sin x ना होकर के sin x प्लस 2 हो गया। तो आप जब इसे डिफरेंशिएट करोगे यानी कि dy बाई dx आप इसे करोगे तो आपको मिलेगा cos x और 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से प्लस 0 हो गया। दैट मीन्स कि हमें फिर से क्या मिल गया cos x। सेम है कि आप अगर dy बाई dx को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। और फिर से अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर भी एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमें फिर से y मिलेगा। तो दैट मीन्स कि मैं लिख सकता हूँ sin x और फिर से आप आ जाओगे c यहाँ पे। अब आप यहाँ से इस बात को समझ सकते हो कि मैं c यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जब आपने प्लस 2 किया है तो भी आपको फिर से cos x ही आपको देखो मिल रहा है। तो इंटीग्रेशन करने पर सिर्फ आपको sin x मिल रहा है, जबकि मैंने अभी बताया था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जिस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और जो मुझे आंसर मिल रहा है और इसको इंटीग्रेट जब मैं करूंगा तो मुझे फिर से y मिलना चाहिए, लेकिन y में मुझे सिर्फ sin x ही मिलता है, वो एक्स्ट्रा जो 2 पार्ट है वो तो मिलता नहीं है। इसके लिए इस पार्ट को ऐड किया जाता है कि एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो हम इस c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट के थ्रू दिखा पाए। और c की वैल्यू जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, जीरो कुछ भी हो सकती है, यानी रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है। अब आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर में मैं c यहाँ पे क्यों ऐड करता हूँ, ठीक है। और माइनस का भी साइन यहाँ पे लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि c अगर बाई चांस नेगेटिव भी होता तो भी ये आपको कुछ इस तरह से दिखाता कि sin x माइनस 2। तो इस पूरे पार्ट को मैंने जो है c कंसीडर कर लिया, तो इसलिए इसको जो है sin x प्लस सी हम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप माइनस यहाँ पे लगा दोगे तो एक्चुअल में ये फिर से क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो साइन वगैरह जो है चेंज ना हो, जो साइन है यानी पॉजिटिव ये सब जो है चेंज ना हो, इसके लिए मैंने क्या किया कि पॉजिटिव सी को ही इनरोल किया है। तो आई होप आप धीरे धीरे इन बातों को समझ रहे होगे। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है फार्मूला और कैसे इसके फॉर्मूले को आपको याद करना है। वैसे तो आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को याद करने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। तो आइए देखते हैं इसके फार्मूले की लिस्ट को जो हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रल में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं कंप्लीट जो है फॉर्मूला यहाँ पे नहीं बताने वाला, मैं उन्हीं फॉर्मूले को बताऊंगा जो हमें बेसिक तरीके से यूज होंगे
आगे कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स है जिनके बारे में हम लोग आने वाले एक्सरसाइज और आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल में आज बेसिक फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे, बाद में स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स के फॉर्मूले को भी देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे कुछ बेसिक फॉर्मूलों को देख सकते हैं, जैसा कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन करूँ तो मुझे एक्स टू दी पावर एन मिलेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था अपने डिफरेंशिएशन में। तो और जहां पे n की वैल्यू -1 नहीं होगी, बिकॉज ऑफ n की वैल्यू अगर आप -1 पुट करोगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उसी तरीके से जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने किया और हमें आंसर में x टू द पावर n मिला, तो अगर आप उसी x टू द पावर n जो आंसर है उसको आप फिर से इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको फिर से पुराना फंक्शन मिल जाएगा जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो x टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। तो बेसिक आपको याद कैसे करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx की वैल्यू होती है x टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। ठीक है, आपको सिर्फ इतने पार्ट को याद करना है। ये जो पार्ट मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इतने पार्ट को याद करना है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ये तो डिफरेंशिएशन है। यहाँ बताया जा रहा है कि जिस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया, जो आंसर मिला, उसी आंसर को इंटीग्रेट करने पे फिर से आपको पुराना फंक्शन मिल जा रहा है, नथिंग एल्स। तो आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो आपको याद था ही, बस आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन फास्ट तरीके से करना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और आपके पास रास्ता नहीं है, तो याद आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 1 बाई एक्स डी एक्स को आप देखोगे, 1 बाई एक्स डी एक्स, तो आपको log x मिलेगा। ध्यान रखना बेस ई है, बेस ई का मतलब यहाँ पे नेचुरल लॉग है। और आप ये जो मॉड देख रहे हो, मॉड x, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप यहाँ पे जो मॉड x है, यानी कि x हमेशा जो है आपका पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो से बड़ा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड x हमेशा आउटपुट में पॉजिटिव ही देता है, क्योंकि log जीरो अनडिफाइंड होता है। बेसिक लॉग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल में आप ध्यान रखिएगा 1 बाई एक्स डी एक्स को आपने अगर इंटीग्रेट किया तो आपको आंसर मिलेगा log x प्लस सी, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा लगाएंगे, इसीलिए इसे इनडेफिनिट इंटीग्रल भी कहा जाता है, क्योंकि हमें कोई फिक्स जो है कांस्टेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पे इनडेफिनिट कांस्टेंट मिल रहा है जो कि डेफिनिट नहीं है, इसीलिए इस तरह के इंटीग्रेशन को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो थर्ड वाला है फॉर्मूला, ए टू द पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू ए टू द पावर एक्स प्लस सी होती है। और सेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ से आप देखो, ये जो है फॉर्मूला कि ए टू द पावर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए टू दी बेस ई प्लस सी आपको जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट के फॉर्म में मिलेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम पाएंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स अगर आप करते तो आपको साइन एक्स मिलता। तो अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको फिर से वो फंक्शन मिल जाएगा जो कि माइनस कॉस एक्स है। इतनी बातें आप समझ रहे होगे। तो बेसिक जितने भी फॉर्मूले आपको इस लिस्ट में दिख रहे हैं, जिसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हो। वैसे ये एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से पेज में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप इन्हें याद कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला आप कहीं से भी याद करो सेम ही होता है। बाकी आप यहां से देख सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स tan x का जो इंटीग्रेशन है वो सेक एक्स प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ पे सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रल जो हम लोग निकाल रहे हैं उसकी ज्योमेट्री से हमारा क्या मतलब है, इसको हमें जानना है कि उसकी ज्योमेट्री जो है वो हमें बताती क्या है। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा मैं फंक्शन लूंगा। तो y इज इक्वल टू 2x मैंने लिया और इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन यहाँ पे दोनों साइड में अप्लाई होगा, बट हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हमें मेन तो इंटीग्रेशन 2x का ही करना है। तो 2x dx किया गया, तो हमें जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर काम करें तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट अगर होता था तो उसको हम लोग बाहर लिख देते, सेम एज इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही लिखेंगे। तो x dx ये हो जाएगा। अभी x के पावर 1 है, ध्यान रखिएगा x के पावर 1 है, तो x के पावर 1 का मतलब होगा कि x के पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1। जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहां से आप देखो ये हो जाएगा x टू द पावर 2 और ये, और इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट कैपिटल C।
और इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब आप यहां से जो हमारे पास फाइनली y इज इक्वल टू मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो भी से हम कहें, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप यहां से कंपेयर करो कि जो c की जो डिफरेंट वैल्यूज, मान लिया मैंने c जो है 0 है, c प्लस है 1, c माइनस 7 प्लस हाफ है प्लस 3 है, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c के लिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c के लिए हमें डिफरेंट टाइप का कर्व मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं c इज इक्वल टू 0 पुट करूं, जैसे मैंने कंसीडर किया कि चलो c इज इक्वल टू क्या है 0, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्चुअल में कोनिक सेक्शन का पार्ट है जो कि हमारा कर्व बनाएगा पैराबोलिक, जो हमारा कर्व बनाएगा वो पैराबोलिक कर्व होगा। तो हम यहां से ये बात समझ गए कि डिफरेंट c के लिए डिफरेंट टाइप के पैराबोलाज यहाँ पे आएंगी। तो सीखने के लिए हमें ये मिला कि डिफरेंट c के लिए डिफरेंट कर्व हमें भले दिखाई दे, लेकिन उनका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना करके इस चीज को समझाने की कोशिश करूं, तो मैं देख सकता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ इस टाइप से होगा, फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर जाएगा, ऐसे ही ऊपर और नीचे ग्राफ शिफ्ट होगा, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल कर्व है वो आपका क्या क्या हो जाएगा, सेम। तो आप यहां से देख सकते हो जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो सभी कर्व का क्या है, पैराबोलिक ही आपको दिख रहा होगा। तो यहां से हमें ये पता चला कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हमसे ये बताता है कि आफ्टर एन इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के बाद जो आपको आंसर मिलता है वो एक्चुअल में कुछ और नहीं, वो जो है फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, आप रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। वो किसी भी टाइप के कोनिक सेक्शन के पार्ट या किसी भी टाइप के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन जो भी रहेंगे वो आपस में सिमिलर होंगे और वो एक ही जो है फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो आई होप आपको ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो इंटीग्रेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स होता क्या है। सबसे जो पहली और बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है किसी इंटीग्रेशन का, मान लीजिए कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसी फंक्शन एफ एक्स को, ठीक है, और उस केस में क्या आंसर मिलेगा, तो आप देख सकते हो जब आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो फिर आप उसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आपको फिर से पुराना फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा। इससे आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर ये डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा एफ एक्स का और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डी एक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये इस तरीके से वेरीफाइड हो गया। इसे कुछ इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि लाइक मैंने इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ डैश एक्स किया। अब देखो एफ डैश एक्स क्या दिखा रहा है कि एफ डैश एक्स जो है वो फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ पे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर से आपको जो है फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा। तो आई थिंक आप ये बात समझ रहे होगे, और एफ एक्स प्लस सी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन जब होता है तो हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलता है। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं मिला बिकॉज ऑफ पूरे इंटीग्रेशन का ही आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन, इसलिए। और अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलता भी तो डिफरेंशिएशन करने पे वो 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सिंपल एफ एक्स मिल रहा है। फिर से आप देखो यहाँ पे कि अगर ये इंटीग्रेशन इस साइड ट्रांसफर करूंगा राइट हैंड साइड में तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होगा विच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और c का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0, तो ये एग्जैक्टली आपस में इक्वल है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अब आप सेकंड यहाँ पे प्रॉपर्टी देख सकते हो। मान लेते हैं कि दो इंटीग्रेशन है एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्विवेलेंस आपस में होंगे, इन्हें हम सबसे पहले हम कहेंगे इक्विवेलेंस। और ये सेम टाइप के दे फॉर्म फैमिली ऑफ कर्व, तो हम जानते हैं कि ये जो है फैमिली ऑफ कर्व ये फॉर्म करते हैं, बट दे फॉर्म सेम फैमिली ऑफ कर्व। तो यहां से सीखने को हमें ये मिला, ये पार्ट जो है कर्व है, याद रखिएगा। सीखने को हमें ये मिला कि अगर दो इंटीग्रेशन आपस में इक्वल हैं तो वो एक ही टाइप के फैमिली ऑफ कर्व को बनाते हैं। दैट मीन्स कि इन्हें हम जो है इक्विवेलेंस इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे।
थर्ड जो है प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहां से हमें मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन जो है बारी बारी इन पे अप्लाई हो जाएगा, जस्ट लाइक हम लोग डिफरेंशिएशन को अप्लाई करते थे, प्लस या माइनस करके दो कंपोजिट फंक्शन होते थे। तो मैंने देखा क्या कि ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स और इनके बीच में जो भी हो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस साइन जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लेस कर देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शन की बात नहीं है, ऐसे करके जितने भी फंक्शन का सम या सब्ट्रैक्शन होगा उस पर हम बारी बारी इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे। जितना भी प्रॉपर्टी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी प्रॉपर्टी भी मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा, इसलिए आपको इन प्रॉपर्टीज और जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं अभी जिन्हें आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ आई होप, तो उसका जो है यूज हर क्वेश्चन में होगा, जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होंगे। तो याद रखिए आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो याद होनी चाहिए अच्छे से, प्लस जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इसके फोर्थ वाले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो इसका फोर्थ वाला प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ, मान लेते मैं कोई यहाँ पे कांस्टेंट k है और k एफ एक्स डी एक्स, तो याद रखिएगा यहाँ से कि k एफ एक्स डी एक्स में ये जो फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, k को मैं बाहर यहाँ पे लिख दूंगा और एफ एक्स डी एक्स को मैं सॉल्व करूंगा। तो यहां से ये जो पार्ट ये डिफरेंशिएशन की तरह ही है कि जो डिफरेंशिएशन में अगर जो कांस्टेंट था उसको हम लोग बाहर करते हैं और मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सेम एज यहाँ पे भी जो मेन फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है, जो कांस्टेंट है उसको हम लोग आउटसाइड रख देंगे। अच्छा, एक आप बात ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि बताइए 2dx है तो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, तो 2 को आपको बाहर लिखना है और इंटीग्रेशन ऑफ 1dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1dx हो जाता है x और आपको मिल जाएगा c, यानी जो भी पार्ट है आप इसको बाहर यहां से निकाल दोगे और 1dx का मतलब x उसका इंटीग्रेशन होता है। ये भी मैं फार्मूले के हेल्प से ही बता रहा हूं, जो लिस्ट मैंने वहां प्रोवाइड की थी उसमें ये मौजूद है और आप यहां से भी इस बात को वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर आपसे जनरल सेंस में कहा जाता है कि k dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे kx प्लस C। तो आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख सकते हो जिसमें हमें कैलकुलेट करना है कि राइट एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब मुझे इंटीग्रेशन बताना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो क्या करेंगे इसके लिए कि हम इसे पहले तो स्प्लिट हम कर देंगे, तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहां से हमें हो जाएगा, मिल जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब जो है कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ बचेगा एक्स। तो बारी बारी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन, जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग। माइनस में अब देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है जिससे हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस 2 dx, ठीक है। तो x का जो इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 का मतलब 2 और n प्लस 1 नीचे भी रहता है तो 2 आ जाएगा। माइनस में x टू द पावर माइनस 2 का, तो माइनस 2 प्लस 1 यानी x टू द पावर में माइनस 1 और नीचे भी आपको माइनस 1 मिलेगा यानी कि माइनस 2 प्लस 1। सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं किया है, फार्मूले से उठाकर मैंने पुट कर दिया है और बाकी इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है c वो आपको मिल जाएगा। अब इसे थोड़ा असेंबल कर ले तो हम पा जाएंगे हाफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये पार्ट हो जाएगा प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 को वी कैन राइट 1 अपॉन एक्स प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हमारी एनसीईआरटी का पार्ट है जो कि हमारे एक्सरसाइज 7.1 के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो cos 2x dx, ठीक है। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x, लेकिन यहाँ पे sin x की जगह पे क्या है 2x, ठीक है। और जैसा हम लोग डिफरेंशिएशन में 2 को मल्टीप्लाई करते थे, जैसे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट उसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, इसलिए तो इसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। बाकी इस पार्ट को मैं अपने आने वाले वीडियो जो सब्स्टिट्यूशन वाला है पार्ट कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी मैं इस पार्ट को डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल में मैं इसको डायरेक्ट करने का अप्रोच आपको बता रहा हूं कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x, x की जगह पे 2x है, और अगर ये डिफरेंशिएशन होता है तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन है जो कि रिवर्स है प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम 2 का यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और यही हमारा फाइनल
आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 1/x dx। तो अगर आपने इसे x टू द पावर -1 जो है अगर कंसीडर करके फिर x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये टोटली गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आप x के पावर -1 को n की जगह पे -1 लोगे तो डिनोमिनेटर में आपको n+1 मिलेगा आफ्टर इंटीग्रेशन, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो फंक्शन पूरा अनडिफाइंड। और इस बात को ध्यान रखना कि जब हम लोग log x को डिफरेंशिएट करते हैं और यहाँ पे बेस e है, ध्यान रखिएगा, यानी नेचुरल लॉग है, तो हमें 1/x मिलता है। जब मैं 1/x को इंटीग्रेट करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, log x, और इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट c। तो इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है log x और बेस e और प्लस c, और x यहाँ पे ऑटोमेटिक है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और आप इस बात को यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो कि अगर x आप 0 लेकर के चलोगे तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड। ठीक है, और log है इसलिए x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ log आपको पता होना चाहिए। फिलहाल में एज अ सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसको x टू द पावर -1 की तरह कंसीडर मत करना, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अपने वीडियो में लिया है। तो यहाँ से 1/x dx क्या हो जाएगा, log x प्लस c। जब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो कुछ और स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चन को देखेंगे। फिलहाल में सिर्फ मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं जिससे आपके फार्मूले रिवाइज हो जाएं और साथ में करने का राइट अप्रोच आपको पता हो जाए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कोसेक x और इन ब्रैकेट हो जाएगा कोसेक x प्लस कॉट x। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा, जब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x प्लस कोसेक x कॉट x। सिंपल सा जो है कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसके नेक्स्ट वाले स्टेप को नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो वहां से हमें मिला था कोसेक स्क्वायर x प्लस कोसेक x कॉट x, और इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन को बारी बारी अप्लाई करेंगे। तो हम पा जाएंगे यहां से कोसेक स्क्वायर x dx और प्लस कोसेक x कॉट x dx। तो यहां से कोसेक स्क्वायर x dx का डायरेक्ट जो है फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, माइनस में कॉट x प्लस कोसेक x इंटू कॉट x dx का डायरेक्ट जो है फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, माइनस कोसेक x, और इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट c। एक बार इसे अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं और हमें मिल जाएगा माइनस कॉट x माइनस कोसेक x प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस वाले इंटीग्रेशन फोर्थ का। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इफ d/dx ऑफ fx, आपको दिया गया d/dx ऑफ fx 4x³ - 3/x टू द पावर 4। d/dx ऑफ fx का मतलब यानी f' आपको दिया गया है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, सच दैट कुछ इस तरीके से कि अगर आप fx में 2 पुट करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, 0। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें बताना है कि वो फंक्शन क्या है जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे 4x³ - 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 आंसर मिला। ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 7.1 का है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की पूरी चांसेस है कि हमारे बोर्ड में आ सकता है। तो देखिए इसे करने का राइट अप्रोच क्या है। तो हमें पता है कि अगर ये d/dx इस साइड ट्रांसफर होगा तो fx हमें यहां से मिल जाएगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि d/dx अगर इधर जो है ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रेशन मिलेगा, और आपको मिलेगा यहां से 4x³ - 3/x टू द पावर 4, और इसका होल मुझे इंटीग्रेशन बताना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां से fx, अब देखिए 4x³ है तो यहाँ पे बारी बारी इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। 4x³ अगर इंटीग्रेशन करते हो तो आपको मिलेगा 4x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 यानी 3+1 डिवाइड बाई 3+1 यानी 4, तो 4 से 4 ये जो है कैंसिल आउट हो गया। माइनस वाला पार्ट वैसे ही रहने दीजिए और 3 वाला पार्ट कांस्टेंट, उसको आप बाहर कर दोगे।
अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये x टू दी पावर 4 है तो ये अब ये ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर -4 होगा, और x टू दी पावर -4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर -4 + 1 और डिवाइडेड बाई -4 + 1 और इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट c। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसे रीअरेंज करते हैं तो हमें मिल जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस और यहां से आपको मिलेगा -3, तो ये हो जाएगा प्लस और डिवाइड बाई 3 यहाँ पे था और x के पावर -3 + c। आई होप आपको यहाँ तक के स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको दे दूंगा, जिससे आप अगर आपको कोई और भी जो है प्रॉब्लम आती है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो और वहां भी आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से आप जो पाओगे तो ये 3 से 3 ये वाला पार्ट कट गया, आपके पास आ गया x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c और आपको ये मिल गया फंक्शन fx। अब यहां तक तो मैं आंसर जो है छोड़ सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है ऐसी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल जाए उसकी वैल्यू, तो ये आर्बिट्रेरी जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा तभी हमें फाइनल आंसर मिल पाएगा। तो इसी के लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि f2 की वैल्यू 0 है। अब हम यहाँ से f2 = 0 करेंगे और 2 यहाँ पर पुट करेंगे, जिसके हेल्प से हम c निकाल पाए। देखते हैं। तो जब f2 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x टू दी पावर 4 था, यानी 2 टू दी पावर 4 प्लस 1/2 टू दी पावर 3 क्योंकि 1/x³ था प्लस c, जहां जहां पे x था वहां पे मैंने 2 रख दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें 0। जब आप इसको सॉल्व करो क्योंकि यहाँ पे f2 = 0 दिया गया था, तो जहां जहां पे x है वहां मैंने 2 पुट कर दिया। तो 2 टू दी पावर 4 16 प्लस 1/2 टू दी पावर 3 यानी 8 और ये c = 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो c आपको मिल जाएगा -129/8। कैसे मिलेगा, आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा -129/8। तो फाइनली हमारे पास जो फंक्शन होगा fx, देखिए x टू दी पावर 4 प्लस 1/x³ हम ऐसे ही लिख देंगे, सिर्फ c की जगह पे रिप्लेस कर देंगे -129/8। दैट मीन्स fx = x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 3 माइनस टाइम, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव में आ रही है, तो -129/8 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में कुछ और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखेंगे और जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बचा हुआ पार्ट है उसे भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप प्लीज इसको लाइक करना, मैक्सिमम स्टूडेंट में आप इससे मतलब शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।